हेलो फ्रेंड्स। लेट 1820s और अर्ली 1830s ये वो समय था जब बंगाल में एक रेडिकल ट्रेंड देखने को मिला, खासकर बंगाली इंटेलेक्चुअल्स में। इस रेडिकल ट्रेंड का नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। ये एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था और इस मूवमेंट के लीडर थे हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे। डेरोजियो एक रेडिकल थिंकर थे जो खुद फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। इसके अलावा ये एक पोइट भी थे और काफ़ी नेशनलिस्टिक पोइट्री भी लिखते थे। कहा जाता है कि शायद ये मॉडर्न इंडिया के पहले नेशनलिस्ट पोइट थे। अब क्वेश्चन ये है कि ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट क्या था और ये कैसे शुरू हुआ। तो बात ये है कि जब ये मात्र 17 ईयर्स के थे तभी से इन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। इनकी रेडिकल थिंकिंग से इनके स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। हर अथॉरिटी को क्वेश्चन करना, फ्रीली और रेशनली सोचना अब इनके स्टूडेंट्स का बिहेवियर बन चुका था। ये बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कॉलेज अथॉरिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसीलिए 1831 में डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। और डेरोजियो की गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर आम लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया था, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। यानी एक तरह से इन्होंने राजा राम मोहन रॉय के इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की। इसके अलावा इन्होंने डिमांड की कि इंडियन लेबर्स जो कि दूसरी ब्रिटिश कॉलोनीज़ में जाकर काम कर रहे हैं उन्हें बेटर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इन्होंने ट्रायल बाय ज्यूरी की भी मांग की, यानी मुकदमे की जांच ज्यूरी के द्वारा होनी चाहिए और इंडियंस को भी हायर ग्रेड गवर्नमेंट सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। बट यंग बंगाल मूवमेंट फेल हो गया और इस मूवमेंट के फेल होने का एक रीज़न तो ये था कि मात्र 22 साल की उम्र में डेरोजियो की मृत्यु हो गई। इसके अलावा कई और रीजंस भी थे, जैसे कि डेरोजियंस का पीजेंट्स के साथ एक सीधा लिंक नहीं बन पाया। उनका जो रेडिकलिज्म था, उनकी जो फिलॉसफी थी, वो बहुत ही बुकिश थी और आम लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर थी। और यही रीज़न रहा होगा कि किसी भी सोशल ग्रुप या क्लास ने उनको सपोर्ट भी नहीं किया। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बंगाल रेनेसेंस मूवमेंट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ में से एक थे। इनकी पढ़ाई कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में हुई। ईश्वरचंद एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए 1841 में जब इनकी पढ़ाई खत्म हुई तो संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर का टाइटल दिया। विद्यासागर मतलब ओशियन ऑफ नॉलेज। हमने कहा था कि लेट 1820s और अर्ली 1830s के दौरान बंगाल में एक रेडिकल ट्रेंड देखने को मिला। इस रेडिकल ट्रेंड का नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। ये एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था और इस मूवमेंट के लीडर थे हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे। 1831 में हेनरी विवियन डेरोजियो की मृत्यु हो गई और उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट थोड़ा ठंडा पड़ गया। लेकिन हेनरी विवियन डेरोजियो के फॉलोअर्स, जिन्हें डेरोजियंस कहा जाता था, उन्होंने 1838 में एक सोसाइटी फॉर्म की जिसका नाम था सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। तो जब 1838 में ये सोसाइटी शुरू हुई तो उस समय ईश्वरचंद संस्कृत कॉलेज में पढ़ा करते थे, बट फिर भी बहुत ही शुरुआती दौर में ही उन्होंने इस सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया था। ये सोसाइटी स्ट्रेस करती थी रेडिकल थिंकिंग पर, जबकि संस्कृत कॉलेज में जोर था कंजर्वेटिव थिंकिंग पर। इन दोनों तरह की विचारधाराओं से जुड़े रहते हुए ईश्वरचंद विद्यासागर ने कंजर्वेटिव यानी ऑर्थोडॉक्स हिंदू विचारधारा और डेरोजियंस की रेडिकल विचारधारा के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की। इन्होंने इन दोनों विचारधाराओं के बीच एक ब्रिज का काम किया, हालांकि इनका झुकाव ज़्यादातर रेडिकल थिंकिंग पर ही था। जब 1850 में ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने तो इन्होंने संस्कृत कॉलेज में भी वेस्टर्न थॉट्स को इंट्रोड्यूस किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने कई सारे एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स किए, बट क्यों किए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। उस समय एक बड़ी संख्या में लोग पॉवर्टी, इलिटरेसी और सुपरस्टिशन की वजह से सफ़र कर रहे थे और ईश्वरचंद विद्यासागर के दिल में इन लोगों के प्रति, इनके दुखों के प्रति लिमिटलेस कंपैशन था, जिसके कारण इन्होंने कई सारे सोशल रिफॉर्म्स और एजुकेशन रिफॉर्म्स किए और इसीलिए इन्हें एक ह्यूमनिस्ट सोशल रिफॉर्मर और एक ह्यूमनिस्ट एजुकेशनल रिफॉर्मर भी कहा जाता है। इनके समय में इंडिया में कई सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस खुलने शुरू हो चुके थे, बट इन्होंने ये महसूस किया कि सभी एजुकेशनल एंटरप्राइजेस रिलीजियसली डोमिनेटेड है। फॉर एग्जांपल संस्कृत कॉलेज, चाहे वो बनारस का हो या कलकत्ता का, दोनों ही हिंदुइज्म डोमिनेटेड थे। कलकत्ता मदरसा इस्लामिक डोमिनेटेड था, मिशनरी इंस्टीट्यूट्स में क्रिश्चियन डोमिनेशन था और यहाँ तक कि राम मोहन स्कूल्स में भी रिलीजियस टीचिंग्स पर ही ज़्यादा जोर था। ऐसे में इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। एज अ प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज
इन्होंने कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के दरवाजे नॉन ब्राह्मण क्लास के लिए खोल दिए। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत कॉलेज में फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स को भी प्रमोट किया, जिम्नेज़ियम बनाए और साथ ही साथ संस्कृत टीचिंग के लिए नई मेथोडोलॉजी इवॉल्व की। इसके अलावा जो फीमेल एजुकेशन को लेकर सोशल प्रेजुडिस, रूढ़िवादी विचार सोसाइटी में थे, उसे तोड़ने की इन्होंने कोशिश की। इसका एक इंस्टेंस है बैथ्यूम फीमेल स्कूल से रिलेटेड, जिसे 1830 में फाउंड किया गया था। 1830 में इसे फाउंड तो किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी स्कूल में। बट 1869 में जब ईश्वरचंद विद्यासागर को बैथ्यूम फीमेल स्कूल का सेक्रेटरी बनाया गया, तो इन्होंने फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कलकत्ता की इलीट क्लास को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो अपनी बेटियों को बैथ्यूम फीमेल स्कूल भेजें। ये एक तरह का मूवमेंट सा शुरू हो गया था, जिसका एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। अपने इस मूवमेंट को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स के टेक्स्ट को डिकोड किया और लोगों तक ये बात पहुंचाई कि हमारे शास्त्र भी फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए शास्त्रों को कोट किया था। अब बंगाल की इलीट क्लास में फ़ीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के बाद इन्होंने रूरल एरियाज़ में भी फ़ीमेल एजुकेशन को पहुंचाना चाहा। इसके लिए इन्होंने 4 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में 35 गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किए। एक्चुअली उस समय के बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर हेलिडे ने इन्हें कहा था कि वो इस काम में इनकी मदद करेंगे। इसके चलते इन्होंने इन स्कूल्स को स्टार्ट तो कर लिया था और शुरुआती खर्चा भी इन्होंने खुद ही किया। बट जब समय पर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल पाया तो इन्हें ये स्कूल्स बंद करने पड़े। कहा जाता है कि ईश्वरचंद विद्यासागर अपने जीवन काल में कई बार कर्जे में डूब गए थे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों की मदद करने के लिए वो कई बार अपनी फाइनेंशियल स्थिति से भी बड़े बड़े काम अपने सर पर ले लेते थे। अब यहाँ पर इनकी एजुकेशनल रिफॉर्म की एक दूसरी डायमेंशन को देखते हैं। ये वो समय था जब मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी। ऐसे में इन्होंने बंगाली प्राइमर वर्ण परिचय को भी डेवलप किया। प्राइमर मतलब वो बेसिक टेक्स्ट बुक जिससे बच्चे बंगाली अक्षर सीखते हैं। आज भी ज़्यादातर बंगाली बच्चे वर्णों परिचय से ही बंगाली सीखने की शुरुआत करते हैं। विद्यासागर चाहते थे कि वेस्ट की साइंस और कल्चर को भी आम लोगों तक वर्नाकुलर लैंग्वेज में पहुंचाया जाए। बट इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत ये थी कि बंगाली प्रोज को डेवलप किया जाए। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो ऐसे में ईश्वरचंद विद्यासागर ने ही बंगाली प्रोज स्टाइल को डेवलप किया। तो ये थे ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा किए गए एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अब बात करते हैं सोशल रिफॉर्म्स की। एज अ सोशल रिफॉर्मर इन्होंने पुराने संस्कृत टेक्स्ट की खोजबीन करके ये प्रूव कर दिया कि वेदों में विडो रीमैरिज को मान्य किया गया है। इन्होंने इस बात को लोगों तक पहुंचाया और इस तरह 800-900 लोगों के सिग्नेचर लेके एक पेटिशन तैयार किया। ये पेटिशन इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा और कहा कि इस पेटिशन के रिस्पॉन्स में विडो रीमैरिज को अलाउ करने से रिलेटेड एक लेजिस्लेटिव एक्शन की ज़रूरत है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पेटिशन के रिस्पॉन्स में 1856 में विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया। ये एक बहुत ही बड़ी जीत थी। विद्यासागर जी ने चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठाई और एक सच्चे ह्यूमनिस्ट सोशल रिफॉर्मर और सच्चे ह्यूमनिस्ट एजुकेशनिस्ट की तरह इन्होंने अपने पूरे जीवन को लोगों की सेवा में लगा दिया। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ज्योतिबा फूले के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने और सभी क्लासेस के लोगों के ह्यूमन राइट्स को एम्फसाइज करने में लगा दिया। आगे चल के डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के लिए भी ये इंस्पिरेशन रहे। अम्बेडकर जी ने भी ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना। ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। इनका एक्चुअल नाम था ज्योतिबा घोरे और ये माली कास्ट को बिलोंग करते थे। इस कास्ट के लोगों से एक्सपेक्टेड होता था कि वो गार्डनिंग और वेजिटेबल फार्मिंग जैसे कामों को करें। इनके परिवार के कई लोग पेशवाओं के यहाँ पे फूल माली का काम किया करते थे और इसीलिए उन्हें फूले कहा जाता था। और यही कारण था कि ज्योतिबा घोरे को भी ज्योतिबा फूले के नाम से जाना गया। कास्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस के कारण बचपन में इनकी पढ़ाई सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन तक हुई, बट क्रिश्चियन मिशनरीज़ के इन्फ्लुएंस में इनके पिता ने इनकी आगे की एजुकेशन स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में कराई। बुक्स पढ़ना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था और इसी हॉबी के चलते ये एक ऐसी बुक के संपर्क में आए जिसने इनका पूरा जीवन बदल दिया। इस बुक का नाम था राइट्स ऑफ मैन। इस बुक को थॉमस पेन ने लिखा था। इस बुक ने इन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और इनके अंदर सोशल जस्टिस की भावना को बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ कर दिया। इस बुक में ये पूरी तरह से डूब गए थे और जब इन्होंने अपने आसपास देखा तो इन्होंने देखा कि इंडियन सोसाइटी में लोअर कास्ट और विमेन को सदियों से सोशल जस्टिस से डिप्राइव किया गया है।
इन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर दलितों और विमेन को सोशल जस्टिस दिलाना है तो उन्हें समाज में इमेंसिपेट करना ज़रूरी है, यानी सामाजिक रेस्ट्रिक्शन से उन्हें आज़ाद कराना होगा। बट ये काम इतना आसान नहीं था और ये सिर्फ एक प्रकार से किया जा सकता था, और वो तरीका था दलितों और वुमेन को एजुकेट करके, यानी एजुकेशन इज़ द की टू सोशल जस्टिस। और इस मिशन में सावित्रीबाई फूले, जो कि इनकी वाइफ थी, उन्होंने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दोनों ने समाज के ऑर्थोडॉक्स विचारों वाले लोगों से लड़ते हुए समाज में गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पुणे में एक गर्ल्स स्कूल की शुरुआत की। और कास्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज़ करने के लिए ज्योतिबा फूले ने कई बुक्स लिखी, जिनमें सबसे फेमस है गुलामगिरी। गुलामगिरी इन्होंने मराठी में लिखी थी और इस बुक में इन्होंने कास्ट सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा दी थी। ये बुक ज्योतिबा और इन्हीं की बुक के कैरेक्टर ढोंडीबा के बीच बातचीत और डायलॉग्स को दर्शाती है। इसमें 16 एसेज और 4 पोइटिक कंपोजिशंस भी हैं। इस बुक में इन्होंने प्रसिद्ध माइथोलॉजिकल कहानियों को लॉजिक और तर्क के ज़रिए यूजलेस डिक्लेयर कर दिया था। इसमें एक माइथोलॉजिकल कहानी जिसमें वामन देव राजा बलि से उसकी सारी संपत्ति ले लेते हैं, इसमें इन्होंने राजा बलि को शूद्रों का राजा बताया और वामन देव को एक क्रूअल और चालाक ब्राह्मण, जिसने चालाकी से राजा बलि को हराया था। और उसके बाद ब्राह्मण, जो कि एक डिफरेंट रेस है, उसने भारत के नेटिव्स यानी शूद्रों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इसीलिए ज्योतिबा फुले राजा राम की अपेक्षा राजा बाली को अपना पूर्वज मानते हैं और कास्ट सिस्टम के कंप्लीट अबोलिशन की बात करते हैं। इसके अलावा ज्योतिबा फुले ने एक और फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म। इस बुक में इन्होंने 30 आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें इन्होंने समझाया है कि कैसे सभी धर्म, कास्ट, रेस एक फैमिली की तरह साथ में रह सकते हैं, जिसका आधार ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड होगा। इस बुक में इन्होंने इस तरह के समाज को बनाने और उसमें रहने के लिए किस तरह का सोशल और इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड चाहिए वो भी मेंशन किया है। इसके अलावा इन्होंने एक समाज की भी स्थापना की है जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, यानी ट्रुथ सीकर सोसाइटी। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जिसका एम था कि महाराष्ट्र के लोअर कास्ट को भी बराबरी के सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले और वो भी सर उठाकर जी सकें। इस समाज ने डिप्रेस क्लास को ब्राह्मण समाज के अत्याचारों के खिलाफ एकजुट किया। ज्योतिबा ने इन लोगों को इस तरह से तैयार किया कि इन्हीं बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के बीच से इस समाज की लीडरशिप उभरी। चलिए अब ज्योतिबा फूले की लाइफ इवेंट्स की टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं। ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 में हुआ और इनकी डेथ 1890 में हुई। इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट वो था जब 1848 में इन्होंने थॉमस पेन की बुक राइट्स ऑफ मैन को पढ़ा, क्योंकि इसी के बाद इन्होंने विमेन और दलितों के इमेंसिपेशन और सोशल जस्टिस के लिए काम करना शुरू किया। इससे पहले इन्होंने 1847 में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और पढ़ाई पूरी करने से पहले ही इनकी शादी हो चुकी थी। ये एक चाइल्ड मैरिज थी और उस समय इनकी उम्र सिर्फ 13 ईयर्स थी। जिस साल ये राइट ऑफ मैन बुक के संपर्क में आए उसी साल इन्होंने पुणे में गर्ल्स स्कूल स्टार्ट कर दिया था। इस स्कूल को शुरू करने में इनकी वाइफ सावित्रीबाई का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। 1854 में इन्होंने होम ऑफ विडोज़ की शुरुआत की और 1872 में इनकी बुक गुलामगिरी पब्लिश हुई, जिसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा दी थी। और इसके अगले ही साल इन्होंने सत्यशोधक समाज को भी फाउंड किया, जिसका मतलब था ट्रुथ सीकर सोसाइटी, और जिसका एम था लोअर कास्ट को समाज में इक्वलिटी का दर्जा दिलाना ताकि वो भी समाज में सर उठा के जी सकें। इनकी डेथ के अगले ही साल इनकी बुक सार्वजनिक सत्य धर्म पब्लिश हुई, जिसमें इन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ पर सब बराबर हैं, जिस समाज का आधार ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड है। ज्योतिबा फूले को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए इन्होंने जिस होम ऑफ विडोज़ की शुरुआत की थी उसी की एक ब्राह्मण विडो के बच्चे को गोद ले लिया था जिसका नाम था यशवंत फूले।